स्टार्ट। तो वो मेंटरशिप के बारे में बताना है, वो मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में बताना है। तो कहाँ गया वो स्लाइड? फ्रेंड्स, गिविंग बैक टू सोसाइटी, देखिए द रिजल्ट्स आर आउट और the deserving have got through. Those who have not got through, I would not call them non-deserving. There are things in the affairs of mice and men जिसके वजह से आदमी को गंतव्य लक्ष्य नहीं मिल पाता है, लेकिन फेलियर्स आर स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस कहा जाता है। दिस इज जस्ट अ मोमेंटरी सेटबैक एंड लाइक किंग ब्रूस, जो कि 17 बार डिफीटेड हुआ एंड अल्टीमेटली वेंट ऑन टू विन द बैटल ऑफ बैनॉकबर्न, उसी तरह माई बेस्ट ऑफ विशेस फॉर योर ग्लोरियस फ्यूचर, इससे हतोत्साहित नहीं होना है। अब जो लोग क्वालिफाई किए हैं पीटी, उनके लिए वी हैव गॉट समथिंग वेरी वेरी lucrative. देखिए, स्पेशली टेलर्ड, स्पेशली कोऑर्डिनेटेड एंड with the state of the art inputs as well as techniques of studying, proper backup material, academic material pertinent to the topic, जो कि उनको कटिंग एज दे, वो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये प्रोवाइड कर रहे हैं सिर्फ 5100 रुपए में। लेकिन वी आर नॉट मेकिंग इट अवेलेबल टू एवरी टॉम, डिक एंड हैरी। वी आर मेकिंग इट अवेलेबल टू पीपल हु हैव हैड देयर बैप्टिज्म बाय फायर, जो कि तपे हुए लोग हैं, उन्होंने मेहनत किया है, एंड दे हैव ऑलरेडी कार्व्ड आउट अ प्लेटफॉर्म फॉर देमसेल्व्स। अब हम लोग का जो एफर्ट है टू कैटलाइज देयर एफर्ट्स so that they get their desired goal at the minimum efficient work, उनकी एनर्जी फिटर ना हो, वो कोऑर्डिनेटेड डायरेक्टेड एफर्ट हो, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे उस तरह से टारगेटेड हो, जो एक्सपर्टाइज बैकअप है, इट एनकम्पासेस ओवर 2 decades ऑफ मेंटरशिप, लगभग 2 दशक से वी आर इन दिस प्रोसेस। तो दैट एक्सपर्टाइज, दैट टेक्निकल प्रोफिशिएंसी विल गो इनटू शेपिंग योर करियर। देखिए, ये फुल प्रूफ स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। हर चीज आपको अपडेटेड मिलेगा, कहीं कोई प्रोसीजरियल हैसल्स नहीं। टीचिंग मेथोडोलॉजीज ऐसे हैं कि आपको नॉलेज इम्बाइब करने में आसानी हो। व्यक्तिगत तौर पे विल टेक केयर ऑफ यू। जहां पे रफ एजेस हैं उसको हैक एंड ह्यू करेंगे हम लोग, ताकि मेंस लेवल पे देखिए 2, 4, 5 लाइन पे हर क्वेश्चन डिसाइड हो जाता है। जो भी 7 लाख में लड़के सेलेक्ट हुए हैं, अरे 3.5-4 लाख में जो 7000 लड़के सेलेक्ट हुए हैं, वो सब बड़े कॉम्पिटेंट और नाहर लड़के हैं। यस संदीप, आई एम पेइंग अटेंशन टू यू ऑल्सो बेटा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। यू आर ब्लैंक इन फ्रंट ऑफ मी, डोंट वरी।
ठीक है। तो स्पेशल डाउट सेशन, कोई प्रॉब्लम हो यू कैन गेट अक्रॉस टू आवर मेंटर्स एंड इट विल बी दैट बाउंडेड ड्यूटी कि वो हर चीज आपको एक्सप्लेन करें। पर्सनल अटेंशन, जरूरी नहीं है कि जो जनरल प्रोसीजर्स हैं वो संदीप ऑडियो एंड वीडियो मिसिंग फॉर द लास्ट क्लास, ये आज अपलोड हो जाएगा बाबू, ठीक है। समथिंग टेक्निकल मस्ट हैव हैपेंड, वो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। आज घबराना मत। नाउ कंप्लीट स्टडी मटेरियल ये आपको मिलेगा, इसमें हिंदी में भी मिलेगा, इंग्लिश में भी मिलेगा। अब कंप्लीट स्टडी मटेरियल से मेरा अभिप्राय यह है कि सिर्फ टोकनिज्म नहीं होगा, स्पेशली उन पेपर्स में जैसे कि अप्लाइड इकोनॉमिक्स है, इंडियन इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इसमें हम लोग फैक्ट्स को अपडेट किए हैं। बहुत सी किताबों में जो बाजार में मिल रही हैं, आपको गाइड्स मिल रहे हैं, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, एवरीबॉडी इज एमर्जिंग अ प्रॉफिट, वो जीडीपी ऑफ इंडिया 5 साल पहले का दिखाते हैं, लेबर पार्टिसिपेशन रेशियो 4 साल पहले का दिखाते हैं। और होता क्या है कि एग्जामिनर इज अ कॉम्पिटेंट पर्सन, वो जानता है। तो देखिए, जो लड़का 5 साल पहले का डाटा देगा और जो लड़का रिसेंट डाटा देगा, उसमें फर्क तो पड़ ही जाएगा आंसर में, और नंबर में भी फर्क पड़ता है। तो फिर लोग पूछते हैं कि हमने इतना लिखा, ये लिखा, वो लिखा, 200 में से 70 क्यों आया? 200 में से 70 आने के पीछे एक्सप्लिसिट लॉजिक है। लॉजिक ये है कि यू हैव नॉट डन योर वर्क प्रॉपर्ली, यू हैव नॉट प्रेजेंटेड योर आइडियाज प्रॉपर्ली, वहीं पर वो गड़बड़ हो जाता है। फिर टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा, फ्रॉम टाइम टू टाइम वी विल बी टेस्टिंग यू एज टू वेयर यू स्टैंड, राइट, एंड डेली आंसर राइटिंग सेशंस, so that you are properly honed up for your go ahead, for your ultimate litmus test जिसको कहा जाता है, उसके लिए आप पूरी तरह तैयार रहें। तो हम लोग डेली राइटिंग सेशंस कराते हैं। इसमें एक्सप्रेसिव एस्पेक्ट की किस तरह से आप प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, किस तरह से कैसे और आप लिखेंगे कि ताकि वो और सशक्त हो जाए आपका एक्सप्रेशन और प्रस्तुतिकरण, इन पर हम लोग को ध्यान देना है। और फिर 24 घंटे लाइब्रेरी का एक्सेस, एक वेल स्टैक्ड लाइब्रेरी है, स्टेट ऑफ द आर्ट रीडिंग मटेरियल्स हैं, वो एक्सेस आपके पास है। एंड आई टेल यू, एज Francis Bacon once said, reading maketh a full man, conference a ready man, and writing an exact man. तो ये तीनों चीजों का हम लोग इनकैप्सुलेट करके ये कोर्स तैयार किए हैं। As far as our expertise is concerned, we have tried to give our best, and let me tell you, our best is arguably the best. ठीक है, my best of wishes for the daunting task ahead. Remember one thing, have faith in you, and once more I quote Henry Wadsworth Longfellow, जिसने कभी कहा था कि life battles do not always go to the stronger or faster man. Life battles do not always go to the stronger or faster man, but sooner or later the man who wins is the man who thinks he can. जिस आदमी के अंदर यह आशा होती है कि मैं कर जाऊंगा, वो कर जाता है, ठीक है ना। तो माय बेस्ट ऑफ विशेस, वी गो अहेड।
Hmm? And now, we come to our main job. Yes, Sandeep, you'll be provided your notes. घबराइए मत, आपको एकदम क्लासिकल नोट्स मिलेंगे, यू विल लव इट, है ना. सो एंड इट विल बी ओरिजिनल. देखिए, आपको एक बहुत खास बात मैं बता रहा हूं. बात यह है कि अगर किसी सोर्स से, नेट से जो आंसर्स लिया जाता है, वो सब कॉपी में वही चीज आता है, क्योंकि सबका सोर्स मटेरियल वही है. हर में एग्जामिनर एवरेज मार्क्स बैठा के रख देता है. एटलीस्ट इंग्लिश में जो मैं आपको पीडीएफ दूंगा, नोट्स दूंगा, इट विल बी इवन कॉमा एंड फुल स्टॉप विल बी माय ओन ओरिजिनल, नो कट एंड पेस्ट मटेरियल. और ये एडवांटेज आपको मिलेगा, है ना. द एक्सप्रेसिबिलिटी एस्पेक्ट, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर डज नॉट ओनली कंटेन, rather consist of writing good things, but writing good things properly. The aspect of the language is also very very important. Articulation is very very important. ठीक है, तो संदीप घबराना मत, you will be given proper notes, है ना. वो on that will be my own original. ठीक है. Now we come to romantic poetry. ठीक है. In our previous class we discussed the various aspects and the background, social, cultural, religious, political background of romantic poetry. How romantic poetry was in the logic of history. How a generation literally on the verge of anxiety and being fed up with the so-called age of reason and age of enlightenment wanted to revert back to its primitive situation, whereby which the heart had its own reason and feelings, sensibilities and emotions predominated. अब आज इस पे हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे कि लिटरेरी एस्पेक्ट्स क्या है रोमांटिसिज्म के. रोमांटिक पोएट्री ने यूं तो देखिए थीमेटिकली, थीम्स के रूप में समाज को बहुत कुछ दिया. उसने साधारण आदमी के गरिमा को बढ़ाया. उसने छोटे छोटे साधारण वस्तुओं को एक प्रकार से साहित्यिक रूप दे दिया. उसने संवेदनाओं को, इमोशंस को एक प्रकार से कह लीजिए कि एक प्री एमिनेंट पोजिशन दिया. नाउ लेट अस सी द लिटरेरी एंड लिंग्विस्टिक कंट्रीब्यूशंस ऑफ रोमांटिसिज्म.
फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज ये है कि इन हिज वेरी इंपॉर्टेंट बुक इन डिफेंस ऑफ पोइट्री, ये बहुत फेमस बुक है, डिफेंस ऑफ पोइट्री. In this book, it was written by P.B. Shelley. In this literary tract, Shelley ने एक बहुत important concept project किया है. वो कहते हैं कि poets are the creator of the language. Poets are the creator of the language. और वो सही भी है, क्योंकि अगर पॉइंट्स ना होते तो कौन एक्सप्रेस करता लैंग्वेज को? तो जो लैंग्वेज रोमांटिक पॉइंट्स ने, गुड इवनिंग धीरेन्द्र, हाँ, जो लैंग्वेज रोमांटिक पॉइट्स ने अडॉप्ट किया, वो लैंग्वेज बेसिकली सिंपल लैंग्वेज था, बट इट वॉज ल्यूसिड, अंडरस्टैंडेबल, थिक, and could be easily expressed and understood by the common people. इसके पहले क्या हुआ कि देखिए, सबसे पहले एनलाइटनमेंट, या कॉन्टिनेंटल बैरोक, इसमें लैंग्वेज क्या था? एंड रोमांटिक पीरियड. इसमें लैंग्वेज मैं आपको बता चुका हूं, पॉम्पस, एलिगेंट, ऑर्नामेंटल, bombastic, verbiose, and complicated. ठीक, इसके विपरीत रोमांटिक लैंग्वेज क्या था भाई? सिंपल, commonplace, direct, even prosaic, ये था. फर्क देखिए, एक चोर को रोमांटिक पॉइट्स थीफ कहेंगे, बस थीफ. एनलाइटनमेंट पॉइट, लाइट फुटेड जेंटलमैन ऑफ द नाइट, लाइट फुटेड जेंटलमैन ऑफ द नाइट, मतलब इनडायरेक्ट, बॉम्बास्टिक, है ना, इस तरह के लैंग्वेज वो यूज करेंगे. ठीक है ना. देखिए, कॉन्टिनेंटल बैरोक के लिए, एनलाइटनमेंट लैंग्वेज के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट फ्रेज यूज किया गया है, एन एक्सुबरेंस ऑफ फॉर्म्स
coupled with a poverty of content। ये लाइन मत भूलिएगा, पूरा का पूरा 100 साल का लिटरेचर ये समराइज करता है, चाहे वो जैकोबियन एज हो या कैरोलाइन एज हो या वो आपका प्यूरिटन एज हो या रेस्टोरेशन एज हो। एक्सुबरेंस ऑफ फॉर्म कपल्ड विथ अ पॉवर्टी ऑफ कंटेंट, इस पीरियड की यही डेफिनेशन है, एन एक्सुबरेंस ऑफ फॉर्म्स कपल्ड विथ द पॉवर्टी ऑफ कंटेंट। जबकि रोमांटिक लैंग्वेज है ना, सिंपल, डायरेक्ट, हार्ड हिटिंग, इंप्रेसिव एंड सॉर्ट ऑफ अ टेलिंग इफेक्ट, जो कहना चाहते हैं बड़ा स्पष्ट तौर पे ये कहते हैं। और चूंकि आम जीवन से संबंधित इनके थीम्स हुआ करते थे, इसलिए ये लैंग्वेज आम जनता को पसंद भी आई। एंड इन अ सिंगल इम्पल्स रोमांटिक पोइट्री, it uplifted English poetry from the realm of the aristocrats and the creme de la creme to the domain of the common man। एक झटके में रोमांटिक पोएट्री ने उठा के अभिजात वर्ग के प्रभाव में जो चल रही थी पोएट्री, सिर्फ एरिस्टोक्रेट्स, बड़े बड़े लोग ही पोएट्री वगैरह का लग्जरी एंजॉय करते थे, रोमांटिक पोएट्स ने एक झटके में साधारण जनता के दायरे में लाके पोएट्री को खड़ा कर दिया। तो दे हैड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द पॉपुलराइजेशन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ऑफ कोर्स द इंक्रीजिंग लिटरेसी ऑफ द पीरियड हैड टू डू विथ इट, the growing middle class, the growing affluence, the growing buying power of the people, it had to do, they had a role in it, but then the style, the syntax, the expressibility of the romantic poets, it had a great role in popularizing English poetry among the common masses and the hoi polloi। ठीक है ना, hoi polloi का मतलब common people। ठीक है, देखिए वर्ड पावर बढ़ाते जाइए, राइट, HOIPOLL। अब जो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है रोमांटिक पोएट्री का, इसको हम लोग को ध्यान में रखना है। एज फार एज द स्टाइल एंड aspect of the language is concerned, तो हम लोग को the moment of creation, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कब ये पोएट्री सृजित हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और रोमांटिक पोइट्री का ये बड़ा ही एक अजीब एस्पेक्ट है। रोमांटिक पोइट्स का मतलब मानना ये था कि हर समय पोइटिक मूड वही नहीं होता है, कभी कभी वो दैविक अनुभूति होती है, दैट डिवाइन इंपल्स टेक्स प्लेस, योर पोइटिक क्रिएशन कम्स टू द फोर। अगर आपने उस समय लिख लिया तब तो अमर हो गया, नहीं लिख पाए तो वो मिट गया, इट हैज बीन एरेज्ड फ्रॉम योर मेंटल कॉन्शियसनेस। वर्ड्सवर्थ कहता है, इस चीज को समझिएगा, थोड़ा सा मेटाफिजिकल है। वर्ड्सवर्थ कहता है कि पोइट्री is thoughts recollected in tranquility। Poetry is thoughts recollected in tranquility। कभी आपने
कुछ सोचा है, देखा है, फिर अचानक उसको रिक्रिएट करते हैं, वो पोइट्री हो जाता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ये इट इज थॉट्स आर कलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। वो बार बार डैफोडिल्स को मैं कोट करता हूँ, कहता है कि नहीं, फॉर ऑफ व्हेन ऑन माय कोच आई लाई इन वेकेंट और इन पेंसिव मूड, they flash upon that inward eye which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils। तो जब वो सोच के वो विजन को रियलाइज करता है, तब वो पोइटिक अनुभूति होती है। स्पेशली विथ सैमुअल टेलर कॉलरिज दिस वॉज वेरी वेरी पर्टिनेंट। कॉलरिज ने 3 बहुत इंपॉर्टेंट महाकाव्य लिखे हैं। फर्स्ट इज द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। इट्स अ क्लासिक, very simple but very very, I tell you, full of pathos, emotions and literary qualities, poetic qualities. Water, water everywhere and all the boats did sink, water, water everywhere, not any drop to drink। कौन सा वर्ड इसमें डिफिकल्ट है, कौन सा वर्ड बम्बास्टिक है? सिंपल सिंपल वर्ड्स, लेकिन देखो इफेक्ट कितना है और कितना बढ़िया फिगर ऑफ स्पीच इमर्ज करता है आयरनी का, कि पानी बिन मीन पियासी रे, है ना। वाटर वाटर एवरीवेयर एंड ऑल द बोट्स डिड सिंक, वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। द आइस वॉज हियर, द आइस वॉज देयर, द आइस वॉज ऑल अराउंड, इट स्वेप्ट एंड ग्राउल्ड एंड रोड एंड हाउल्ड लाइक नॉइसेस इन अ स्वाउंड। ओनामोटोपोइया का देखिए एग्जांपल। और कौन सा वर्ड सिंपल है, अरे डिफिकल्ट है? सिंपल सिंपल वर्ड्स। ये सबसे बड़ी खासियत कॉलरिज की थी। तो फिलहाल उसने राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर लिखा, हम लोग बाकायदे इसको एनालाइज करेंगे, है ना। क्रिस्टाबेल लिखा, क्रिस्टाबेला लिखा और कुबलाई खान लिखा, जिसमें कि राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर ही बस कंप्लीट है। ठीक है, राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर क्रिस्टाबेला and Kublai Khan। You know, इसमें बस राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर ही कंप्लीट है, ये दोनों इनकम्प्लीट हैं। क्यों? क्योंकि ये इसलिए पॉसिबल है, इसलिए हुआ क्योंकि कॉलरिज लिखता है कि जब मुझे वो अनुभूति हुई, तो ये तो थोड़ा हास्यास्पद है। मैं अफीम खा के सोया था। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि आप लोग भी अफीम खा के सोइए तो महाकवि हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन इसका मानना है कि he was addicted to opium because he had
that excruciating pain, एंथ्रासाइटिस इन हिज बॉडी, तो रेगुलर ओपियम लेता था। उसने लिखा है कि उस समय सपना आया और उस सपने में मैंने ये विजुअलाइज किया, इन ज़ेनाडू डिड कुबला खान अ स्टेटली प्लेजर डिड डेक्री, और सपना टूट गया, नींद खुल गई, उतना ही मैं विजुअलाइज कर पाया। वो मैंने लिख दिया है। और फिर इसके बाद न वो सपना आया, न वो अनुभूति आई, न वो पोएटिक क्रिएशन हुआ। तो दैट मोमेंट ऑफ क्रिएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वही चीज क्रिस्टाबेला में हुआ। So this thing is very very pertinent with Coleridge. But at the same time, अगर जॉन कीट्स वो प्लम ट्री के नीचे अपने फ्रेंड आर्मिटेज ब्राउन के गार्डन में बैठा नहीं होता, वो शाम का धुंधला का वो गोधली नहीं होता, वो नाइटिंगेल का गाना नहीं होता, तो संभवतः वन ऑफ द नगेट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर वुड हैव बीन लॉस्ट। दैट मोमेंट ऑफ क्रिएशन शुरुआत ही करता है, माई हार्ट एक्स अंडर ड्राउजी नमनेस पेन्स माई सेंस एज दो ऑफ हेमलक आई हैड ड्रंक और एम्प्टीड सम डल ओपिएट टू द ब्रेन्स। तो देखिए दैट मोमेंट ऑफ क्रिएशन, ना वो बेर के प्लम ट्री के नीचे बैठा होता, ना वो ओड टू अ नाइटिंगेल लिखा गया होता। ठीक है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So friends, now we have discussed almost every conceivable aspect, broad aspects of romantic poetry. हम लोगों ने eulogization and extolation of nature देख लिया, हम लोगों ने इमोशनलिज्म देख लिया इन रोमांटिक पोएट्री, हम लोगों ने इसका सोशल बैकग्राउंड देख लिया, हम लोगों ने पॉलिटिकल बैकग्राउंड देख लिया, हम लोगों ने स्पिरिचुअल और रिलीजियस बैकग्राउंड देख लिया, हम लोगों ने देख लिया कैसे इट वाज अ रिवोल्ट अगेंस्ट रीजन, और फाइनली इसके लिंग्विस्टिक प्रभाव क्या थे ये भी हम लोगों ने देख लिया। अब समय ये है कि इसकी बारीकियों को जाना जाए, और वो जानने के लिए रोमांटिक पोएट्स का जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखिए, व्हेन वी टॉक अबाउट द रोमांटिक पोएट्स, सबसे पहले William Wordsworth, Robert Southey, William Butler Yeats. Oh, sorry. I'm very sorry. Samuel Taylor Coleridge. Then we have Percy Bysshe Shelley. Hello. रुको, अभी क्लास में है, एक जरूरी काम है। आई विल गेट अक्रॉस टू यू हाफ एन आवर लेटर। राम 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 राम। Percy Bysshe Shelley, and then we have John Keats, and that infant terrible Lord Byron.
तो ये तो प्योर रोमांटिक पोइट्स थे। इसके अलावा फ्रेंड्स, देयर वर टू पोइट्स ऑफ द रोमांटिक पीरियड जो कि रोमांटिक पोएट्री के नॉर्म्स को कंफर्म नहीं करते थे। वो थे तो रोमांटिक काल के, लेकिन उनकी कविता रोमांटिक पोएट्री से हटके थी। फर्स्ट वाज जॉन क्लेयर। जॉन क्लेयर ने रोमांटिक पोएट्री तो लिखा, लेकिन हिज पोएट्री वाज इंटरस्पर्स्ड विथ ऑगस्टन क्लासिसिज्म, है ना। आई ऑगस्टन पीरियड में बता चुका हूं, रेस्टोरेशन पीरियड। तो हिज पोएट्री वाज इंटरस्पर्स्ड Augustan classicism. और दूसरे थे वॉल्टर सैवेज लैंडर। वॉल्टर सैवेज लैंडर भी जो है, ये तो रोमांटिक एज के, लेकिन हिज पोएट्री वंस अगेन इट हैड अ मिक्स ऑफ प्री रोमांटिक पीरियड, ऑगस्टन पीरियड, बैरोक लिटरेचर। तो सॉर्ट ऑफ इट वाज अ hodgepodge of poetic techniques. ठीक है, a mixture, a melange, potpourri of romanticism and classicism. Yeah. Now, the important thing is कि potpourri means खिचड़ी, ठीक है। तो सपोजिंग आई वांट अ वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर दिस potpourri, क्या बताएं, क्या करेंगे आप? Which word substitution will you give up for this? Give for this? Yes. Melting pot will do. Salad bowl will do. But I want the exact. A mosaic of ideas. A mosaic of ideas. है ना? तो मोज़ैक का मतलब होता है डाइवर्स कलर्स इंटरस्पर्स्ड टुगेदर। वर्ड पावर वगैरह हमने कहा ना कि ऑब्जेक्टिव सेक्शन में एक नंबर नहीं जाना चाहिए, है ना। और देखिए कैसे 130 आता है ना। नाउ अब लेट अस एनालाइज दीज पर्संस इन देयर डिटेल। फर्स्ट इज विलियम वर्ड्सवर्थ। Adored in English poetry as the high priest of nature,
Wordsworth had a pantheistic belief in nature. For him, nature was a god, a living entity. It was the source of knowledge, source of happiness, a soothing balm, eternal, ethereal, and all-pervasive. So for him, nature was an inexhaustible reservoir of inspiration. है ना, for William Wordsworth. He was born on April 9. इतना डिटेल में नहीं आपको लिखना है, बस ये लिखना है कि was born in 1770. अगर मान लीजिए कुछ डिस्क्रिप्टिव आ जाए 7 नंबर का 5 नंबर का ऐसा पूछते रहता है, तो एट टॉकरमाउथ in the English county of Cumberland, जिसको कि लेक डिस्ट्रिक्ट भी कहा जाता है, the district located on the borders of England and Scotland is famous for its picturesque natural beauty. The lakes, the rivulets, the streams, the sparkling streams, the snow-clad mountains, है ना, जिसके बारे में मैंने कभी आपसे वर्णन किया था रॉबर्ट बर्न्स का, है ना, तो वही वो इलाका है. Farewell to the mountains high covered with snow, farewell to the straths and green valleys below, farewell to the torrents and wild hanging woods, farewell to the forests and wild hanging woods, farewell to the torrents and loud pouring floods. It is the country of that. और ये एहसास जो बचपन का उन्होंने प्रकृति के सानिध्य में जिया था, ये वर्ड्सवर्थ के साथ जीवन पर्यंत लगा रहा. His early initial intuition of nature prevailed with him lifelong. His father, John Wordsworth, was the legal representative of James Lowther, the first Earl of Lonsdale. तो वो एक रेस्पेक्टेबल लॉयर थे. He was the legal representative of the first Earl of Lonsdale, James Lowther. इत्तिफाकन 35 साल की उम्र जब वर्ड्सवर्थ की थी, तो 1805 में his father died of a shipwreck. वो एक जहाज से समुद्री यात्रा कर रहे थे. एंड इंग्लिश पीपल वर ग्रेट सी फेयरर्स, ये आप जानते ही हैं, जहाज रेक कर गई. एंड ही डाइड जस्ट ऑफ द कोस्ट ऑफ England. Wordsworth lost his mother when he was quite young, and he had a very, very symbolic relationship with his daughter, with his sister Dorothy Wordsworth. शायद ही इंग्लिश लिटरेचर में भाई और बहन का, सिवा चार्ल्स और मैरी लैम्ब को छोड़ दीजिए, तो और उसमें भी उतना हारमोनियस एग्जिस्टेंस नहीं था जितना कि वर्ड्सवर्थ का और डोरथी वर्ड्सवर्थ का था.
एक दूसरे से अगाध प्रेम ये भाई बहन करते थे। Wordsworth became the poet laureate of England after Robert Southey in 1843 and remained the poet laureate till he died in 1850. He was a person of moderate views, never given to extremist ideas, a very pleasant and loving personality, very agreeable, hospitable. उसने in spite of several I would call it irritating behavior of Coleridge, उसने कई सालों तक कोलरिज को अपने पास एज अ होम गेस्ट रखा, सेवा शुश्रूषा किया, भाई बहन दोनों ने। तो ही वॉज अ परफेक्ट जेंटलमैन, राइट, एंड इट प्रिवेल्ड विथ हिम लाइफ लॉन्ग। ही वॉज ऑल्सो एन इंस्पिरेशन फॉर हिज फ्यूचर जनरेशंस। ठीक है, वर्ड्सवर्थ फॉर हिज इनटू लिटरेचर, यूं तो कुछ ट्रैक्ट्स वगैरह इसने पहले भी लिखे थे, लेकिन ही केम ऑफ एज जिसको कहा जाता है in 1798 when he along with Coleridge published the lyrical ballads. He published the lyrical ballads. Now, and it became an instant and roaring hit. He became a household name in the English speaking world. अगले साल और इसी पहला ही एडिशन लिरिकल बैलेड्स में कोलरिज ने अपना द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर छापा था। ये कह लीजिए कि इसकी पॉपुलैरिटी लिरिकल बैलेड्स की प्रिडोमिनेंटली कोलरिज के राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर पे थी। इट वाज अ परफेक्ट पीस ऑफ पोएट्री। एक साल बाद 1799 में इन्होंने सेकेंड एडिशन इसका छापा, वर्ड्सवर्थ और कोलरिज ने, लिरिकल बैलेड्स एंड अदर पोएम्स। राइट, इसमें वर्ड्सवर्थ के 4 पॉइंट्स थे। She dwelt among untrodden ways. This contained 4 poems of Wordsworth. First, she dwelt among untrodden ways. Then the second important poem जो कि इसमें था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। It was a semi-autobiographical poem, 3 years she grew. ये लूसी ग्रे पोएम है। 3 years she grew.
इट्स अ ब्यूटिफुल पोएम। कहा जाता है कि बचपन में वर्ड्सवर्थ की एक छोटी बहन थी जो कि मर गई थी। उसका दर्द उसको जीवन भर रहा और वही लूसी ग्रे के नाम से उसने इस कविता को लिखा। 3 years she grew in sun and shower. Then nature spoke, another flower in world was never seen. This girl I to myself will take. She shall be mine and I shall make a lady of my own. So Lucy was a child of nature. She grew in the lap of nature. She had the blessing and inspiration of nature. प्रकृति के मुखार बिंदु से ये लाइन्स वर्ड्सवर्थ कहलाता है। दिस गर्ल आई टू माई सेल्फ विल टेक, शी शैल बी माइन एंड आई शैल मेक अ लेडी ऑफ माई ओन। और जीवन में तमाम संभावनाएं उसके साथ थी। क्या क्या सपने नहीं देखे ये उसके लिए, बड़ी होगी, राजकुमारी की तरह होगी, तरक्की करेगी, अलौकिकता उसके साथ होगी। लेकिन क्या हुआ, 6 साल की उम्र में she died. Then nature spoke, the work was done. How soon my Lucy's race was run. She died and was buried on the moor. फिर लिखता है, full 6 feet deep my Lucy lay. है ना? तो it is a very, very pathetic poem, full of human pathos. The death of a child is possibly the cruelest calamity that can befall a human being. है ना? और वो चीज एक्सप्रेस करता है वर्ड्सवर्थ इसमें, लूसी पोइम में। ठीक है। देन द थर्ड पॉइंट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, द रूइंड कॉटेज। एंड नथिंग्स। तो ये था वर्ड्सवर्थ। ही वॉज नेवर अ वेरी प्रोलिफिक राइटर। प्रोलिफिक राइटर वो इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि उसने अपना अधिकतर समय प्रेल्यूड के साथ बिताया लिखने में। 1798 में प्रेल्यूड को लिखना उसने शुरू किया था और उसके जीवन में ये पब्लिश नहीं हो सका। मरने के 3 महीने बाद उसकी वाइफ मैरी वर्ड्सवर्थ, उसकी विडो हो गई थी, मरने के बाद 3 महीने बाद उसने छपवाया। लेकिन प्रेल्यूड अगर कंप्लीट हुआ होता तो लगभग 33,000 लाइंस थे उसमें। और याद रखिएगा कि मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट में बस 10,350 लाइंस हैं, तो उसके 3 गुना ज्यादा प्रेल्यूड होता। और कंप्लीट तो खैर नहीं हुआ, लेकिन मरते मरते तक वर्ड्सवर्थ लगभग 26,700 लाइंस लिख चुका था प्रेल्यूड। It is the most encyclopedic poetic work in English literature. लेकिन उस पर हम लोग बाद में आएंगे, है ना। In 1807, when Napoleon was ravaging Europe, dismantling monarchies and abolishing the Holy Roman Empire, उसने बड़ा फेमस एक स्टेटमेंट दिया था कि after the battle of Austerlitz,
उसने होली रोमन एम्पायर को डिसमेंटल किया और कहा कि दैट दिस होली रोमन एम्पायर इज नाइदर होली नॉर रोमन नॉर एन एम्पायर। न ये होली है न रोमन है, क्योंकि ये तो भाई हब्सबर्ग ऑस्ट्रियन हब्सबर्ग एम्पायर है और एम्पायर भी नहीं है। अब तो मैंने इसको पराजित कर दिया, तो द होली रोमन एम्पायर स्टैंड्स अबॉलिश्ड। इसी तर्ज पे बड़ी दिलचस्प बात मैं आपको बता रहा हूं। 1857 के फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में दैट ग्रेट हिस्टोरियन आरसी मजूमदार ने लिखा है कि दैट द सो कॉल्ड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाज नाइदर अ वॉर नॉर द फर्स्ट नॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, है ना। तो उस इसी को रिफ्रेश किया आरसी मजूमदार ने, दैट द सो कॉल्ड फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाज नाइदर द फर्स्ट नॉर अ वॉर नॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये चीज आप लोग को जानना है, इतिहास के लिए इंपॉर्टेंट है ना। हिस्ट्री वगैरह में भी बहुत भयानक स्कोर करना है, राइट। देन इन 1807 Wordsworth published his poetic collection Poems in 2 volumes. Friends, this collection contains some of the very well known poems of William Wordsworth, हाँ, जो कि सबसे पहले My Heart Leaps Up, अब बहुत बार मैंने इससे कोट कर लिया है, जिसको कि बाद में द रेनबो का टाइटल दिया गया। My heart leaps up when I behold a rainbow in the sky. So it was when my life began, so now it is when I'm a man, so be it so when I shall grow old or let me die. ठीक है, ये इसी कलेक्शन में आया। Then we had I wandered lonely as a cloud, daffodils. Daffodils, ठीक है। And then the solitary reaper, it also featured in this. This phase, it marks the acme. Acme matlab? I said this phase marks the acme. Acme means zenith. Top, zenith. Acme, ACME. ठीक है ना। और एक्ने का मीनिंग क्या होता है? ACNE का खाज, एक्ने, दोनों देखो ACNE। तो कहा जाता है नुक्ता से खुदा जुदा हो जाता है, एक बिंदु से बस खुदा जुदा हो जाता है, ठीक है ना। तो एक्ने एंड एक्ने मीन्स जेनिथ। तो द solitary reaper, this phase marks the acme of Wordsworth's poetic prowess. लेकिन इसके बाद का जो लास्ट फेज था,
1830 to 1850 वो उसके फिलोसॉफिकल थॉट्स का जेनिथ था. So in the latter part of his life, Wordsworth tended to gyrate towards philosophy and metaphysics. और हर लाइन का प्रल्यूड का, स्पेशली आफ्टर द 7th and 8th बुक्स, वो उसका प्रोफाउंड फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन झलकने लगता है. ठीक है, बट विल कम टू दैट. देन वी हैड द फोर्थ इंपॉर्टेंट poem in this collection, Ode, an intimation of immortality. Hmm? All right. Then we had Ode on Duty. राइट. फिर 3 ठो उसने उस समय के हालात पर पॉइंट्स लिखे. नया नया थीम्स नदी पर ब्रिज बना था, वेस्टमिंस्टर ब्रिज. उसको उस पर उन्होंने लिखा था वेस्टमिंस्टर ब्रिज. लंदन टाउन पर उन्होंने लिखा है, though he was an ardent lover of nature, Wordsworth was very enamored by London. He felt it was the imperial town of the world, and it was. और लास्टली जो ग्रोइंग केओस था, क्राउड था, कमर्शियलिज्म था, हेक्टिक पेस ऑफ लाइफ था, इससे वर्ड्सवर्थ बड़ा डिस्टर्ब रहता था. ही बिलीव्ड इन द प्लासिड पेस ऑफ नेचर. वही जो लेड बैक इंग्लिश जेंटलमैन की एटीट्यूड थी, उसी में वो विश्वास रखने वाला व्यक्ति था. तो इस पर इसने बड़ा एक मार्मिक कविता लिखा है, द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस. कि लोग अब बहुत बॉदर करना शुरू कर दिए हैं, अब हर तरफ भीड़ बढ़ने लगी है. हाँ, द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस. सॉरी, ये सोचेंगे लोग कि यूनाइटेड स्टेट्स लिख दिए. राइट. आफ्टर 1810 वर्ड्सवर्थ, हमने कहा ना कि हिज पोइट्री इट वेंट अ मेटामॉर्फोसिस. Whereas before the 1810 period, it was effusive, emotional. उसने खुद लिखा है कि पोएट्री इज द फ्लो ऑफ स्पॉन्टेनियस इमोशंस. वर्ड्सवर्थ ने, ये बहुत कोटेबल लाइन है.
right? तो टिल 1810 वो बहुत ज्यादा उसके हिज पोइटिक प्रोवेस हैड ए फ्लोरेसेंस, वो अपने शवाब पे था, उसका जो पोइटिक प्रोपेंसिटीज था वो बहुत एट अ हायर लेवल था। 1810 के बाद Wordsworth tends to become more political, ideological, philosophical, profound and metaphysical. अब उसके अंदर आध्यात्मिकता आने लगी, गहनता आने लगी, दार्शनिकता आने लगी। हाँ, अच्छा, that 1810 is the defining period. And तो उसके पहले he believed in a sort of a gush of poetry, इसको कहा जाता है। और जितने भी मैंने poems आपको बताए, they are masterpieces, है ना, as far as poetic expression is concerned। अब आने वाली कविताएं वर्ड्सवर्थ की ज्यादा गहन फिलोसॉफिकल होंगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। आफ्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, आफ्टर 1810 द पोएट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ tended to more philosophical, profound, metaphysical, and spiritual। और इस काल में उसने एक छोटा पोएम लिखा। यूं तो पहले से भी वो फ्रेंच रेवोल्यूशन का प्रशंसक था, कि बाद में उसका जाके मोह भंग हुआ उससे, जब उसने रेन ऑफ टेरर वगैरह देखा कि किस तरह लोग मारे जा रहे हैं, तो कहा कि नहीं, लिबर्टी व्हाट टिरानीज आर परपेचुएटेड इन दाई नेम, है ना, ये बड़ा फेमस स्टेटमेंट है, उसी को उसने कोट किया है प्रेल्यूड में, ठीक है। तो 1810 में उसने एक पोएम लिखा, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। Then he wrote the Cuckoo। O cuckoo, shall I call the bird, or but a wandering voice, है ना। और इसके बाद उसने अपना मास्टरपीस लिखा, द प्रेल्यूड, ठीक है। प्रेल्यूड मैंने जैसा कि बताया आपको, इट ऑक्यूपाइड। हाँ, एक और चीज, उसने धर्म वगैरह पे भी कुछ लिखना शुरू कर दिया। तो कुछ उसने धार्मिक गीत लिखे हैं, जिसको उसने एक जेनरिक नेम से प्रकाशित करवाया, द एक्लेसियास्टिकल सोनेट्स, है ना। The ecclesiastical sonnets। And then finally we come to his magnum opus, the Prelude. Huh? The Prelude was the
prelude. अरे यार, ठीक है, यू कॉल इट हिज मैग्नम ओपस, हिज स्वॉन सॉन्ग, और एक अच्छा फ्रेज बता रहे हैं, पीस द रेजिस्टेंस। पीस द रेजिस्टेंस का मतलब होता है सबसे अमूल्य कृति, जैसे माइकल एंजेलो का द स्टैचू ऑफ डेविड, ठीक है ना, विंसेंट वैन गॉफ का सनफ्लावर्स, ठीक है, पाब्लो रुइज पिकासो का गुएर्निका, है ना, दे आर मास्टरपीसेस। हाँ, द प्रेल्यूड वाज द स्वान सॉन्ग, द मैग्नम ओपस, the piece de resistance of William Wordsworth. Wordsworth began writing the prelude in 1798. And wrote it intermittently, kept on writing till his death in 1850. तो लगभग 50 साल का ये तजुर्बा है। उसने जब वो लिख रहा था तो उसने जो टाइटल दिया था, पॉइंट्स ऑफ कोलरिज, वो कोलरिज हालांकि 2 साल उससे छोटा था। वर्ड्सवर्थ वाज बोर्न इन 1770, कोलरिज वाज बोर्न इन 1772, लेकिन बड़ी इज्जत करता था और वो मानता था कि कोलरिज की ही अनुप्रेरणा से वो पोएट्री लिखता है ना। ही वॉज अ वेरी जेनरस पर्सन। तो पोइम्स टू कोलरिज करके उसने हेडिंग दिया था। जब तक वो लिखता गया यही हेडिंग था। मरने के बाद उसकी वाइफ मैरी वर्ड्सवर्थ ने ये प्रेल्यूड हेडिंग दिया है ना। उसने प्रेल्यूड हेडिंग दिया और जो है उसको प्रकाशित कराया उसने। द पोइम इज सबटाइटल्ड एज द ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड, कि वाकई में कैसे वर्ड्सवर्थ के का मानस विकास हुआ है उसी पर ये कविता है। हाँ, द पोइम इज सबटाइटल्ड एज ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड। और पूरा पोएम 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है।
उसका इसका एक्सकर्शन मेन बॉडी है, और इंट्रोडक्शन ठीक है। द होल बुक इज डिवाइडेड इनटू, रादर इट्स एपिक पोएम। हमने कहा ना कि जब मरा तो 26,700 लाइंस लिख के मरा था, और कंप्लीट हुआ होता तो लगभग 33,000 लाइंस होते उसमें, ठीक है। और मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट में 10,385 लाइन थी, तो उसकी तेगुना होती, फिर भी इनकम्प्लीट ही सही, जो 26,700 लाइन लिखा था वो भी तो पैराडाइज लॉस्ट के लगभग 3.25 गुना था, है ना। तो समझ लीजिए कितना बड़ा ग्रंथ था। और it has been divided into 14 books. Book first, early childhood and schooling. राइट। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरुआत होती है, he began writing the prelude in 1798 में बता देता हूं। उसी साल वो लंदन छोड़ के अपने नेटिव कम्बरलैंड में चला गया, है ना। और रास्ते में जो उसकी अनुभूतियां होती गई, होम स्वीट होम का, उसको वो डिस्क्राइब किया। तो देखिए, दिस जर्नी फ्रॉम लंदन टू हिज नेटिव कम्बरलैंड इज in reality a homecoming, and metaphorically it is a journey in self discovery, ठीक है। ये होमकमिंग ही है। और सेकेंडली मेटाफोरिकली a journey in self discovery। ठीक है। इसमें वो सोचता है कि किसके ऊपर हम लिखें। अब ये उसने मन दिमाग तो बना लिया
कि महाकाव्य लिखना है, ठीक है, आई हैव टू राइट एन एपिक पॉइंट, लेकिन इसका विषय क्या होगा? उसने तमाम विकल्पों पर चिंतन किया, ईश्वर के बारे में लिखें, दुनियादारी के बारे में लिखें, इंग्लैंड की स्थिति के बारे में लिखें, लेकिन ले दे के फिर इस अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचा कि अपने बारे में लिखें, है ना। उसको अपने खुद मुख्तारी का एहसास था कि मैन इज अ प्रेशियस क्रिएशन ऑफ नेचर, तो अपने बारे में लिखें। हर जर्रा चमकता है अनवार इलाही से, हर जर्रा चमकता है अनवार इलाही से, हर खाक ये कहती है हम हैं तो खुदा भी है। तो अपनी खुद मुख्तारी, अपना सेल्फ एग्जिस्टेंस का एहसास उसके अंदर था। तो पहले तो बड़ा चिंतन में रहता है। देखिए, पहला ही लाइन इसका एक प्रकार से प्रकृति पूजा का है। ये कॉकर माउथ के बगल से, उसके कस्बे के बगल से एक नदी बहती है, डरवेंट रिवर। तो पहला ही लाइन जो प्रेल्यूड का है, बिलवेड डरवेंट द फेयरेस्ट ऑफ ऑल स्ट्रीम्स, ये पहला ही लाइन है। उसके अंदर का वो आह्लाद, दैट सॉर्ट ऑफ empathetic harmony with the natural beauty of Cumberland, the Lake District, वो पहले ही लाइन से झलक जाता है। Beloved Derwent, the fairest of all streams, ये पहला लाइन है आपके प्रेल्यूड का। फिर वो चिंतन करने लगता है कि क्या मैं सक्षम हूं महाकाव्य लिखने के बारे में? तो फिर खुद उत्तर देता है कि हाँ, मैं हूं, क्योंकि मेरे अंदर पेनस्टेकिंग ऑब्जर्वेशन का लक्षण है। हर चीज को मैं बारीकी से सूक्ष्मता से मैं ऑब्जर्व करता हूं। आई हैव गॉट अ साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड, आई हैव बीन एंडाउड विथ क्वालिटीज बाय नेचर, तमाम। फिर ही टॉक्स अबाउट मेटाफिजिक्स, अबाउट इंडियन फिलोसफी ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, तमाम चीजें। इससे आपका समय नहीं खराब करना, बस फ्लीटिंगली मेंशन करते जाना है जो चीजें। और लास्ट में वो डिफाइन करता है ब्यूटी। अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ, ब्यूटी इज एनीथिंग विच इज इन हार्मोनी विथ नेचर। तो ब्यूटी इज हार्मोनी विथ नेचर। This is the essence, the somnum bonum of his pantheistic celebration of nature. देखो, फिर एक अच्छा वर्ड मैंने बताया, somnum bonum, sum and substance।
of natural pantheism. Right? क्लियर? तो आज फर्स्ट बुक पे हम लोग रुक जाते हैं और 13 बुक्स हल्का हल्का समराइज करके हमारे ख्याल से आधा घंटा और लगेगा। इसके बाद वर्ड्सवर्थ खत्म हो जाएगा, देन विल कम टू कॉलेज। ऐसे कर करके ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नेम्स हैं, एंड बोथ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ देयर पोइट्री एज वेल एज देयर इम्पैक्ट ऑन इंग्लिश लिटरेचर, दे आर फिनोमिनल। ठीक है ना? इतना समझ में आ गया ना? चलिए, हैव अ नाइस टाइम, थैंक यू फॉर द क्लास। वो आंसर लिखना हो तो लिख लीजिए। आप लिखे हैं पिछले बार जो हमने दिया था? हमको थोड़ा पहले बेटा 10 मिनट पहले आ जाकर दिखा दिया करो, ठीक है ना? अब आज लिख लीजिए कंट्रीब्यूशंस ऑफ वर्ड्सवर्थ, contributions of Wordsworth to English poetry. Right? So with this, we end up for the day. Have a nice time. Thank you for the class. In our next class, we'll be graduating ahead. Huh? Do well.